रिहाइश का मसला थोड़ा संजीदा होता जा रहा था। जो रिहाइश मिल रही थी वो महंगी थी, जो सस्ती थी या वो बहुत दूर थी या वो लड़कों के साथ थी, यानी लड़के लड़कियां एक ही फ्लैट में। सब उसके लिए अपनी अपनी जगह पर कोशिश कर रहे थे। वो एक तो बरतानवी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी घरानों में भी गई, लेकिन वो रिहाइश भी उसकी गुंजाइश से ज़्यादा थी। वो बहुत नॉर्मल सी एक रिहाइश अफोर्ड कर सकती थी, यानी बेहद सस्ती सी, जितनी ज़्यादा सस्ती मुमकिन हो सके उतनी सस्ती, और यूनिवर्सिटी के पास भी। एक लैंड लेडी तो है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ कम ही लोग रहने में कामयाब हो सके हैं। वहाँ जाकर देख लो, शायद तुम कामयाब हो सको। ठीक है, वहाँ भी जाकर देख लेती हूँ। उसका मुंह लटक गया। हाँ, ऐसे ही मुंह लटका लेना और वो अपना मशहूर जमाना और आजमूदा फिक्रा जरूर कहना। मनहूस मारी, मुझे तो जल्द मर जाना चाहिए। इस बात पर वो नवाल से ज्यादा हंसी। एक दो लड़कियां हैं जो वहाँ गई थीं, एक चंद दिन बाद ही वापस आ गई और एक ने चंद हफ्ते बाद वो घर छोड़ दिया। वो उसे शटल कॉक कह रही थी। नाम अच्छा है, शटल कॉक। कहानी आती है तुम्हें? हाँ, एक दो आती हैं। गुड, सुना है वो हर रात कहानी जरूर सुनती हैं। अच्छा, सिर्फ कहानी? मतलब किराया नहीं लेंगी? किराया तो जरूर लेंगी, साथ कहानी भी। ठीक है, मैं दो चार कहानियां याद करके जाती हूँ। शटलकॉक का पता लेकर वो छुट्टी वाले दिन शाम को आ गई। ये एक तो मंजिला बरतानवी तर्ज तामीर का काफी बड़ा घर था। घर के आगे सब्जे का काफी बड़ा किता था, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के पौधे और फूल लगे थे। सारी इमारत सफेद रंगी थी और व्हाइट हाउस का छोटा सा मुन्ना सा नमूना लग रही थी। अमराह को शटलकॉक का बैरूनी नज़ारा बहुत पसंद आया, बल्कि बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगर उसे यहाँ रख लिया जाए तो वो काफी शानदार किस्म की रिहाइश का साबित होने वाली थी। डोरबेल दी और काफी देर तक देती रही। खिड़कियों से भी झांकती रही, दरवाजा भी बजाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वो दरवाजे के पास ही सीढ़ी पर बैठ गई कि शायद मालकन बाजार तक गई हूँ। कोई 20 मिनट बाद जाकर दरवाजा खुला। वो जल्दी से उठकर दरवाजे तक आई। मुझे कहानी आती है, झटकहा। सामने वाले की हंसी बारिश बनी और बरस गई। वो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थी, लंबी पतली सांवली सी, काले स्याह बालों की कसकर चोटी बनाए हुए और उन्हें दाएं कंधे पर गिराए हुए। मुझे कमरा चाहिए, अंदर आ जाओ। वो हंसती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। अमराह भी उसके पीछे चलने लगी। पाता अमराह को मालूम हुआ कि वो लैंडलेडी को शाम की चाय पिला रही थी। फिर इनका मुंह धुलाया, कपड़े तब्दील करवाए, बैल देने वाला, दरवाजा पीटने वाला, जाए भाड़ में, हम क्या करें। लैंडलेडी नशिस्तगाह में ठंडे आतिशदान के पास बैठी बाले जिब्रील का इंग्लिश तर्जमा पढ़ रही थी। उसकी सांस अटकने लगी। यानी शायरी भी सुनानी पड़ेगी, वो भी ऐसी आला पाएगी। यानी यहाँ भी उसका काम बनने वाला नहीं था। बहुत देर उसका इंटरव्यू होता रहा। वो बहुत सब्र से और अपनी तरफ से बहुत चालाकी से सारे सवालात के जवाबात देती रही। खाना पका लेती हो? क्या क्या पका लेती हो? चावल, रोटी और तंदूर हो तो नान भी लगा लेती हूँ। उसने उस चीज का नाम लिया जो बरतानिया में मुयस्सर हो ही नहीं सकती थी। बेसन की रोटी, आलू, गोभी, कीमे के पराठे, मूली के भी। नान पर बेसन लगाकर उसे तल लेती हूँ, बहुत मजे का बनता है। आलू के पकोड़े, बैंगन, पालक, चिकन के, मछली के भी बना लेती हूँ। लैंडलेडी अपने बच्चों के से छोटे छोटे हाथ थोड़ी तले रखे उसे देखती रही। हो चुका तुम्हारा, अब बताओ खाना पका लेती हो? उसका मुंह लटक गया। उसकी चालाकी किसी काम न आई। दादी ठीक कहा करती थी कि इंसान को जिंदगी में सब काम आने चाहिए। ना मालूम जिंदगी कहाँ ले जाए और कौन सा सीखा काम आ जाए। गोश्त का सालन और चावल बस, रोटी भी। साधना, ये पराठों की इतनी वैरायटी काम की है। जी, हफ्ते में 2 बार ये हो जाएगा। बाकी गोश्त का सालन और चावल। मैडम साधना उसके साथ सोफे पर सरा किनारे पर बैठी थी।
और स्वेटर बुन रही थी। सौदा सर्फ भी लाना होगा। जी मैं ले आऊंगी, संडे के संडे। संडे वनडे हम नहीं जानते। जब जब साधना कहेगी लाना होगा। ताज़ा सब्जी आती है रोज, हलाल गोश्त आता है, बोलो हाँ या ना। हाँ जी हाँ। गुड। अच्छा अब बोलो, कहानी आती है कोई? बहुत मुस्कुरा कर पूछा, जैसे सबसे अहम सवाल यही तो था। जी आती है 2। गुड। कौन कौन सी, सुनाओ जरा। एक कौवा था, बहुत प्यासा था, इधर उड़ा उधर उड़ा। दूसरी खरगोश और कछुए वाली। साधना तेजी से सलाइयां चलाने लगी ताकि उसकी हंसी कम से कम उसके मुंह से निकले। लैंड लेडी अलबत्ता हॉर्न पीछे बैठी रही। लेडी यहाँ रहना है या नहीं? रहना है तो कहानियां बदलो। मैं अच्छी अच्छी किताबें ले लूंगी, आपको पढ़ पढ़ कर सुनाऊंगी। गुड। किराया बता दें प्लीज। पहले शराइत सुन लो। तुमसे पहले 3 लड़कियां होकर जा चुकी हैं, तुम चौथी आई हो। साधना यहाँ 2 साल से रह रही है। उसने सहम कर साधना नामी लड़की को देखा। हाय, मेरी भी इतनी उम्र लगती है क्या? उसने सोचा। घर की सफाई करनी होगी और सुबह ही करके जानी होगी। बाकी के कमरे बंद हैं और जितना भी घर इस्तेमाल हो रहा है वो तुम्हें साफ करना होगा, खाना बनाना होगा। हफ्ते में 2 दिन पौधों की काट छांट और खिड़कियों की सफाई। 1 हफ्ते तुम मेरे कपड़े लॉन्ड्री करोगी और इस्त्री भी 1 हफ्ते साधना करेगी। जितनी ज्यादा लड़कियां यहाँ रहने के लिए आ जाएंगी उतना ही काम कम हो जाएगा। मेरे कमरे का जो सेंट्रल कारपेट है उससे धूप के दिनों में तुम्हें धूप लगवानी होगी। पाकिस्तान में अपने घर का नंबर तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम में कोई गलत हरकत देखी तो फौरन मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी। तुम एक मुसलमान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास कोई ऐसी वैसी चीज ना देखूं, वरना मैं तुम्हें फौरन यहाँ से निकाल दूंगी उसी वक्त। चाहे बाहर बर्फबारी हो रही हो और तुम नमोनिया का शिकार हो, तुम्हारे सब दोस्त यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने उन दोस्तों में खराबी देखी तो भी तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। बेशक तुम्हें पूरे इंग्लैंड में कहीं जगह ना मिले, काहे बगाहे मेरे बच्चे आते रहते हैं। अगर कभी वो एक साथ आ गए तो तुम्हें आरसी तौर पर कमरा छोड़ना पड़ सकता है। तुम साधना के कमरे में रहोगी। लैंडलेडी बोलती रही। वो जिस सोफे पर बैठी थी उसी पर ऊँघने लगी। कोई 3 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो वो उसी सोफे पर आड़ी तेजी पड़ी सो रही थी। उसकी नजर छत पर लगे बड़े से फानूस पर पड़ गई जो रोशन था, लेकिन उसकी नींद से भरी आंखें उस फानूस में से मुख्तलिफ रंग निकलते देख रही थी और वो रंग उड़ रहे थे। क्या मुझे किसी डॉन ने अगवा कर लिया है? छत और कदादम खिड़की पर तने कदादम ही पर्दों को घूरते उसने नतीजा अखज़ किया। मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ मैं? वो एकदम से उठकर बैठी। और क्या कह रही थी आप? वो आंखें मलते उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। तुम ऐसे ही हर जगह लमलेट हो जाती हो अमराह। लैंडलेडी हंसकर बोली। अमराह लफ्ज लमलेट पर हैरान हुई। खालिद देसी लफ्ज था, यकीनन कोई पाकिस्तानी सिखा कर गया था उन्हें, और उनकी हंसी ऐसी थी जैसे दादा हंस रहे हों, मासूम जैसे कोयलें चिहचा रही हों। जी बस आज थकी हुई थी तो जाओ खाना खा लो, किचन में रखा है। खाना? जैसे सदियों बाद ये लफ्ज सुना था। वो जल्दी से किचन में गई और सारे वेजिटेबल राइस और चिकन सूप हड़प कर गई। कॉफी बनाई और मग लेकर आ गई। लैंडलेडी उसे देखती ही रह गई। कॉफी किससे पूछकर बनाई तुमने? ओह, फिर गलती कर दी उसने। वो खामोश खड़ी दोनों खवातीन को देखती रही और मुंह लटका लिया। शक्ल पर बेचारगी ले आई। बैठकर पी लो। लैंडलेडी ने मुस्कुराहट छुपाकर साधना की तरफ देखा कि आ गई शटलकॉक की रौनक। वो बैठकर पीने लगी। बुरा न मानना, पर तुम एशिया वाले बहुत तंग करते हो। एक लंबा वक्त तो तुम्हें बुनियादी अखलाकियात सिखाने में लग जाता है और तुम लोग खाते भी बहुत हो। मुझे कोई एतराज नहीं, पर थोड़ा अपनी आदत पर काबू पाओ, उन्हें दुरुस्त करो। अमराह बड़ी दुखी सी हो गई कि देखो
हर जगह पहले लेक्चर सुनने को मिल जाता है, वो भी उसकी खामियों से लबालब हुआ। तुम जाकर सो जाओ साधना, और तुम अमरा मुझे कमरे में ले चलो मेरे। वो उन्हें कमरे तक ले गई। वो दाएं टांग से माजूर थी, घुटने से मसनूई टांग लगाती थी। दायां हाथ भी बहुत मुश्किल से हरकत करता था, लेकिन टांग की तरह मफलूज नहीं था। वो एक खूबसूरत खातून थी। उनकी आंखें नीली थीं और नक्शो निगार ऐसे थे कि ये अंदाजा लगाने में वक्त नहीं लगता था कि जब वो जवान होंगी तो किस कदर खूबसूरत होंगी। उनकी पूरी शख्सियत उजालों का माखिज लगती थी और उन्हें देखने से दिल को इत्मीनान सा होता था। अमरा ने उन्हें उनके बेड पर लिटाया। मेरे बाल भी उतार दो। बाल? अमरा समझी कि उसने ठीक से सुना ही नहीं। हाँ, उन्होंने इत्मीनान से हाँ कहा। वो करीब हुई और बालों पर हाथ रखा और विग उसके हाथ में आ गई और अंदर से बामुश्किल 8 इंच लंबे बाल निकले। फिर वो स्विच बोर्ड की तरफ आई। अगर उसने ठीक से गिने थे तो वहाँ कम से कम 25 से ज्यादा बटन थे। नाइट बल्ब का शेड पसंद करने में उन्होंने काफी वक्त लिया। तुम साथ वाले कमरे में सो जाओ, सुबह अपना सामान ले आना, और हाँ, मैं तुम्हें अपने घर में खुशामदीद कहती हूँ। मुझे अजनबी लोग उस वक्त ज्यादा अच्छे लगते हैं जब वो फौरन से पहले अपने हो जाते हैं। खुशी से अमरा की चीख निकल गई। हाँ, उसे उनका अपना बनने पर कोई इतराज नहीं, इसलिए भी कि 3 वक्त के खाने के साथ उसे ये जगह बहुत सस्ती पड़ रही थी, और इसलिए भी कि ये जगह एक घर का एहसास दिला रही थी। कमरे में जाने से पहले वो पहले किचन में गई, 1 कप और कॉफी बनाई और 1 कप कॉफी की कीमत किचन काउंटर पर रख दी और कमरे में आकर सो गई। दरमियान में उसकी आंख खुली तो उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। उसने फौरन शर्ली को फोन किया। मैं पुलिस को कॉल करने ही जा रही थी, तुमने हमें परेशान कर दिया। वो भी इतनी जिम्मेदार नहीं हुई थी। अगले दिन सामान लाकर उसे कमरे में तरतीब दी। धूप निकली हुई थी तो कारपेट को उठाकर धूप में डाला, कपड़े धोए, इस्त्री किए, फिर उन्हें लेडी महर की वार्डरोब में लटकाया। साधना के साथ मिलकर खाना बनाया और फिर कैफे आ गई। वापसी पर बुक स्टोर होती गई, लेकिन वहाँ उर्दू की किताबें बहुत कम थीं। जो थी वो बहुत अदबी थी, ज्यादातर शायरी की थी। आग का दरिया, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, मन चले का सौदा वगैरह वगैरह। एक तो वो फिलहाल इस तरह की महंगी किताबें खरीद नहीं सकती थी, दूसरे इस उम्र में अपने सर के बाल झड़वाना नहीं चाहती थी। वो ये सब किताबें पढ़ चुकी थी, लेकिन पढ़ कर सुना नहीं सकती थी। ये एक सब्र आजमा काम था और इतना ज्यादा सब्र इतनी सी उम्र में नहीं करना चाहती थी। उसे एक सादा सी सस्ती सी किताब चाहिए थी। उसने अपनी पाकिस्तानी हमजमात से बात की तो उसने उसे अपनी खाला की एक किताब ला कर दी, खेल तमाशा, इशफाक अहमद की। खैर, एक तो मुफ्त में किताब मिल गई थी, दूसरा ज्यादा मोटी नहीं थी। अपनी बारी पर उसने लेडी महर को खेल तमाशा सुनाना शुरू की तो वो मजे से सुनती रही, लेकिन अमरा के दिमाग के कहीं ऊपर से अल्फाज गुजर गुजर कर जाते रहे। लेडी महर उसे बार बार पीछे ले जाती, कई कई सत्रों को बार बार पढ़वाती, तो इत्तेफाक से ही उसने एक बड़ा मार्का सर करना शुरू कर दिया। खेल तमाशा ने सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का दिल मोह ले लिया था। तख्तपुर के मास्टर बाली और उन पर मरमिटने वाली रजनी ने निशितगाह में जादू जगा दिया हो। जैसे ऐसे लगने लगता जैसे मास्टर बाली अपनी कलारन पर असा की आवाज उनके सामने बैठे ही बजा रहे हों और रजनी ऐन उनके सामने तासी बनी बैठी हो। लेडी महर निहाल हो गई। बहुत कमाल की, शानदार। लेडी महर के ऐसे मासूमाना अंदाज उसे लुभाने लगे। साधना कदीम बंगाली और भोजपुरी लोक कहानियां सुनाती थी जो उसने अपने बड़ों से सुनी थी, और हैरत अंगेज तौर पर वो कहानियां इतनी थी कि अमरा को लगता साधना ने अपनी जिंदगी के इतने साल सिर्फ कहानी सुनते ही गुजारे हैं। जब वो रात को कहानी शुरू करती तो उसकी आवाज में सारे जहां का सहर समट आता। वो गंगा जमुना की तरह रवा दवा हो जाती, हलकोरे खाती,
शफाफ हो जाती, कभी उसकी कहानियां पुरसोज हो जाती, लेकिन वो उन्हें ऐसी नरमी और चाहत से सुनाती कि शक होने लगता कि उन कहानियों में सोच भी है, बल्कि ऐसा लगता कि उसका 8 साला बेटा उसके सामने खड़ा है और उससे कह रहा है, कायनात की हर बुलंदी से बुलंद इंसान के मुकाम को क्या किया गया है, फिर वक्ती बस्तियों पर वावेला किस लिए, हमारी जुर्रत को आसमान वाला बेमिसाल कर देगा, फिर खौफ और शक क्यों। तो साधना जो बामुश्किल 32 साल की थी, कैसे वावेला करती जब उसका 8 साला हड्डियों के कैंसर में मुब्तला बेटा ही जवां हौसला था, और जो सारी तकलीफ सहकर भी उसे फोन करता है और कहता है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी रो कर नहीं सोऊंगा, कभी रो कर आँख नहीं खोलूंगा, डॉक्टरों के सारे औजार और उनकी दवाएं और मेरे जिस्म की सारी तकलीफ भी मिलकर मुझे हरा नहीं सकेगी, मैं नहीं रोऊंगा माँ, कभी नहीं। तो ऐसे बच्चे की माँ कैसे रोती, वो बात बात पर मुस्कुराती, हंसती, उसकी कहानियाँ क्यों ना अमर जीत होती, उसकी आवाज में ऐसा सहर क्यों ना आता जो थपक थपक कर सुला देता है। साधना की कहानी सुनते सुनते वो नशीसगाह में ही सो जाती, जैसे कोई वो लोरी सुनाता हो जो जंग से लौट आने वाला अपने बच्चों को और जंग जीत जाने वाला अपने कुंबे को सुनाता है, वही जमा मर्दी के किस्से और शहीदों के लहू रंग फसाने। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।